बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में था। उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। उसकी आउटपुट हमने डिस्कस की थी कि अगर इनपुट जो है 100% आप अप्लाई करते हैं तो आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें 31.8% मिलती है। इट मीन्स के इस केस में हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास सिग्नल जो है अबाउट 69.2 उनके 69.2% जो है सिग्नल लॉस होते हैं उनके। अब जबकि फुल वेव रेक्टिफायर को आज स्टडी करने जा रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें सिग्नल जो है वो 100% के मुकाबले में इसमें सिग्नल मतलब कि इनपुट अगर आपके 100% है तो आउटपुट आपको अबाउट 69 या 63 पॉइंट समथिंग है, आई थिंक। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो इट मीन्स के कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट ज़्यादा हमें मिलती है कंपेयर टू इन हाफ वे की, फुल वे की। और हाफ वेव की रेक्टिफायर की एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है फील्ड के अंदर और इसको भी यूज़ किया जाता है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर की भी एप्लीकेशन है। बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं। एक रेक्टिफायर जो होता है, एक रेक्टिफायर ब्रिज सेंटर टैप, और सेकंड रेक्टिफायर जो होता है वो ब्रिज रेक्टिफायर होता है। हम इन दोनों को डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में स्टडी करते हैं। इससे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मजीद देते हैं। हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को कपल के बारे में पढ़ा था कि जब आप उसको ट्रांसफार्मर के साथ कपल करते हैं तो उसमें इनपुट क्या आती है, आउटपुट क्या आती है। देखें, कपल किया, सपोज आपने इसके कोई भी ऐसी सिग्नल है, इसके साथ आपने कपल कर दिया डायोड को। अब डायोड की ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है कि डायोड ये हाफ वेव रेक्टिफायर पॉजिटिव पॉजिटिव साइकिल को क्लिप करेगा या नेगेटिव साइकिल को क्लिप करेगा। ये डायोड की ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। अगर डायोड की ओरिएंटेशन ये है, अब ये फर्स्ट डेफिनेट बात है कि सेकेंडरी प्राइमरी टर्म्स हैं और ये क्या है, मतलब ये प्राइमरी टर्म्स हैं और ये आपके क्या हैं, ये सेकेंडरी टर्म्स हैं। मतलब कि जब इसमें सिग्नल आएंगे, सपोज पॉजिटिव साइकिल है तो इधर पॉजिटिव होगा, तो इधर ही डेफिनेट बात नेगेटिव होगा। नेगेटिव है तो अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। अगर इस डायोड की बात करें तो इस केस में ये रिवर्स बायस होगा, ठीक है, पॉजिटिव के लिए। तो ये आउटपुट में हमें सिग्नल नहीं मिलेंगे, आउटपुट में हमें सिग्नल नहीं मिलेंगे, जीरो मिलेगा। और जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा। तो फिर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलेगी, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, तो आउटपुट में हमें सिग्नल मिलेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल उसने क्लिप कर दिया, नेगेटिव साइकिल आउटपुट में मिल गया। लेकिन अगर डायोड की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, आप डायोड को रिवर्स करते हो तो फिर ये केस रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स क्या होगा कि अब देखिए आप सर जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन याद रखें कि डायोड फॉरवर्ड बायस उस वक्त होगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि करंट कंडक्ट उस वक्त करेगा। करंट कंडक्ट करने का मतलब है कि पॉजिटिव साइकिल को पास उस वक्त करने की इजाजत देगा जब ये फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस उस वक्त होगा जब पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच करेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अटैच करेंगे, तो आपको फॉरवर्ड बायस होगा। तो इस तरह हम इनपुट साइकिल जो होता है, जिसमें एसी साइकिल जो होता है उस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, हम जो चाहे साइकिल जो है वो क्लिप करवा सकते हैं। चाहे हम पॉजिटिव क्लिप करवा दें, चाहे हम नेगेटिव क्लिप करवाएं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी डायोड की ओरिएंटेशन क्या है और डायोड को आपने लगाया कैसे है। यानी ये तो कुछ पिछला रिव्यू था। आज हम फुल सेंटर टैप ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर हम जब बात करते हैं तो कहेंगे allows unidirectional one way current through a loading during entire 360 degree of the input cycle. It means कि देखें, ये इनपुट साइकिल है ना, अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, इनपुट साइकिल। इनपुट साइकिल में एसी भी होता है, डीसी। अब ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है, ठीक है। अगर आप मैथ की जबान करें, 0, 180 और 360 डिग्री, ये पूरा साइकिल होता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि फुल वेव रेक्टिफायर होल 360 डिग्री के लिए वर्क करता है। देखिए हाफ वेव तो हाफ के लिए था ना, 180 के लिए समझ लो, 180 डिग्री के लिए, मैंने ये इसके लिए वर्क करेगा, ठीक है।
या वो इसके लिए वर्क करेगा। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर दोनों साइकिल के लिए वर्क करता है। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये यही फुल वेव रेक्टिफायर है। पॉजिटिव साइकिल के लिए भी हमें आउटपुट देता है और नेगेटिव साइकिल के लिए भी हमें आउटपुट मिलती है। और इसकी आउटपुट क्या है, अब हमने अभी डिस्कस किया, ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एवरेज वैल्यू आउटपुट जो है वो, अगर आप हाफ वेव की बात करें, हाफ वेव की रेक्टिफायर की, ये देखिए मैंने इधर लिखी थी, हाफ वेव की रेक्टिफायर की आउटपुट क्या है कि वी आउट हाफ वेव की वीपी ओवर वी पाई, तो ये 31.8% बनती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर की 63.7% बनती है। तो इट मींस कि कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट ज्यादा बनती है कंपेयर टू हाफ वेव। ये छोटी सी एक एग्जांपल है, ये भी आप देख लें। कहेगा फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द फुल वेव फुल सेंटर टैप, फुल सेंटर टैप की फुल रेक्टिफाइड वोल्टेज की आउटपुट फाइंड आउट करें। देखिए डेफिनेट बात है, अब इसमें पीक वोल्टेज जो दे दिया वो दिए जा रहे हैं वो 15 डिग्री और 15 वोल्ट है। तो आपको फॉर्मूला, जस्ट फॉर्मूला याद करना है फुल वेव रेक्टिफायर का, वी एवरेज इज इक्वल टू 2 वीपी ओवर पाई। अब 2 वीपी आपके पास क्या हो गया 15 और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है। सॉरी पाई की वैल्यू जो होती है आपको याद होना चाहिए, पाई इज इक्वल टू 3.14। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर 9.55 है। देखिए 15 इनपुट थी और आउटपुट में आपको क्या मिलेगी 9.55। तो अगर इसके आप परसेंटेज निकालें तो आपका आंसर वही 63 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आपकी फॉर्मूले से वजह से आपने एक न्यूमेरिकल एनालिसिस कर लिया। इसका रिलेटेड प्रॉब्लम जस्ट आपने चेंज करना है, इधर 115 है, इधर 155 है, जस्ट वीपी की जगह 155 पुट करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर आएगा रिलेटेड प्रॉब्लम में। एनीहाउ आगे हम बात करते हैं सेंटर टैब फुल वेव रेक्टिफिकेशन। बहुत इजी टॉपिक है, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, इस कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह आप इजीली इस चीज को समझ जाएंगे। देखिए सेंटर टैब को समझिए, सेंटर टैब का मतलब क्या है। सेंटर टैब देखिए ट्रांसफार्मर की जब हम बात करते हैं, जब ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ये देखें, ये ट्रांसफार्मर की जब बात करते हैं, ये आपका ट्रांसफार्मर को मतलब मजीद अच्छे अंदाज से बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये आपकी सेकेंडरी, इधर जो वोल्टेज होंगे वो सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी वोल्टेज होंगे, ठीक है, और इधर क्या होंगे सेकेंडरी वोल्टेज होंगे। अब सेंटर टैप का मतलब ये है बेटा कि अगर सेंटर टैप का मतलब ये है कि इस सेकेंडरी वोल्टेज के सेंटर में से एक तार को कनेक्ट करके, ठीक है, और ग्राउंड कर दें। क्या किया कि सेकेंडरी टर्न्स जो थी उसके सेंटर से या जिस जहां रिक्वायर्ड हो, डिपेंड करता है कि डिमांड पर, सेंटर से या किसी पॉइंट से तार को अटैच करके, वायर को अटैच करके ग्राउंड कर दें, दैट इज कॉल्ड द सेंटर टैप। बहुत इजी डेफिनेशन है। कोई पूछे कि सेंटर टैप का मतलब क्या है, सेंटर टैप का मतलब यही है कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी टर्न्स को किसी वायर से अटैच करके ग्राउंड कर देंगे तो ये सेंटर टैप है। अब सेकेंडरी वोल्टेज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, एक वीएस ये होंगे और एक वीएस ये होंगे। अब जो वीपी, इधर जो वीपी आएंगे, वीएस इज इक्वल टू हाफ, अगर सेंटर टैप हाफ में है तो वीपी बाय 2 इधर आ जाएंगे और वीपी बाय 2 इधर आ जाएंगे। और ये उस वक्त वीपी इधर आएंगे, उस वक्त आएंगे जब एक्सटर्नल इंटरनल प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज इक्वल होंगे, यानी कि जब एनएस और एनपी इक्वल होंगे तो डेफिनेटली इक्वल होंगे, वरना कम ज्यादा हो सकते हैं। तो ये जस्ट सेंटर टैप का कंसेप्ट मैंने देने की कोशिश की। तो यही इसमें है, ये देखें बेटा कि सेंटर टैप क्या है, कि हमने इसको डिस्कस कर लिया कि आपके पास वी इन कोई भी इनपुट वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डेफिनेट बात है एसी वोल्टेज थे, ये फ्यूज अप्लाई किया हुआ है इसको एडजस्ट करने के लिए, तो इसमें कोई फ्यूज है। तो अब इसमें इसको सेंटर टैप किया गया, सीटी में सेंटर टैप के जरिए इसको ग्राउंड कर दिया गया। अब क्या हुआ कि ये इनपुट वोल्टेज थे दो पार्ट में डिवाइड हो गए, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज थे, अगर ये एग्जैक्टली सेंटर से टैप है तो अब सेकेंडरी वोल्टेज जो वी सेकेंडरी होंगे वो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक वी सेकेंडरी हाफ ऊपर, एक वी सेकेंडरी हाफ नीचे। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ये ऊपर और वोल्टेज नीचे वाले वोल्टेज से ऑपोजिट होंगे। देखिए
इधर पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे है, इधर नेगेटिव नीचे है और पॉजिटिव ऊपर है, तो ये रिवर्स होंगे वोल्टेज, ये भी आपने याद रखना है। और क्यों रिवर्स होंगे देखें, डेफिनेट बात है, अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये सॉरी यस ग्राउंड, ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि पहले इधर पॉजिटिव आ गए, फिर ये नेगेटिव, इधर नेगेटिव और ये फिर पॉजिटिव, तो ये इस लिहाज से इसके इनपुट वोल्टेज होते हैं। हम मजीद इसको डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये क्या कैसे वर्क करता है। अब देखिए डेफिनेट बात है, जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो पॉजिटिव साइकिल के लिए इधर क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है, इधर पॉजिटिव होगा तो इधर क्या होगा नेगेटिव, इधर नेगेटिव होगा तो इधर क्या होगा पॉजिटिव। बहुत इजी बात है समझना। तो अब इस केस में क्या होगा कि जब फॉर पॉजिटिव साइकिल इनपुट द पोलरिटीज ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज आर शोन, कि अब नीचे नीचे आपको मुझे डिटेल से बताता हूँ। देखिए दोबारा समझें कि ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये डायोड के साथ पोलरिटीज लगाई हैं, इसको आप बेशक कंसीडर ना करें, ठीक है, इसको आप रिमूव कर दें, इसकी जरूरत नहीं है। आप जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, जो आप जो समझेंगे उसको आप समझने की कोशिश करें। जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो पॉजिटिव आने के बाद इधर पॉजिटिव होगा, डेफिनेट बात है, तो इधर क्या होगा नेगेटिव, इधर नेगेटिव होगा तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होगा। अब देखिए जब पॉजिटिव साइकिल आया तो ये डायोड D1 जो है ये क्या होगा फॉरवर्ड बाइस होगा। कैसे फॉरवर्ड बाइस होगा, तो फॉरवर्ड बाइस को देखिए इसमें कि पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल गया और नेगेटिव को डेफिनेट नेगेटिव होगा, तो ये फॉरवर्ड बाइस होगा। तो आपको तो फॉरवर्ड बाइस में आपको पता है कि करंट कंडक्ट होगा, करंट कंडक्ट होगा तो आउटपुट में हमें ये वेव मिल जाएगी। इज इट क्लियर? क्या हुआ जब पॉजिटिव साइकिल आया हो तो इसका D1 जो है ये आपका D1 डायोड जो है ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, करंट हमें मिल गया। अच्छा जब नेगेटिव साइकिल आएगा, जब इन नेगेटिव साइकिल की बात आएगी, क्योंकि होल 36 के लिए ये ऑपरेट करता है, तो नेगेटिव में क्या होगा, इधर नेगेटिव आएगा, इधर क्या होगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा अब देखिए जब नेगेटिव इधर पॉजिटिव है, इसे छोड़े, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये क्या होगा रिवर्स बाइस, D1 क्या होगा रिवर्स बाइस, और इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव 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 मिले तो ये क्या होगा फॉरवर्ड बाइस। इस केस में D1 जो है रिवर्स बाइस होगा, यानी कि D1 जो है रिवर्स बाइस होगा, तो हमें जब रिवर्स बाइस होगा तो करंट कंडक्ट नहीं करेगा, जब और D2 को फॉरवर्ड बाइस होगा तो फिर दूसरा साइकिल जो है इधर अपीयर हो जाएगा। यानी कि जब एक पॉजिटिव साइकिल आया तो D1 फॉरवर्ड बाइस हो गया, जब नेगेटिव साइकिल आया तो D2 फॉरवर्ड बाइस हो गया, तो इस तरह हमें आउटपुट में सिग्नल मिल गया। तो ये एक साइकिल के लिए एक डायोड फॉरवर्ड बाइस और नेक्स्ट साइकिल के लिए नेक्स्ट डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। अच्छा इसमें थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि डायोड की एडजस्टमेंट क्या, मतलब थोड़ा सा मैं बना के बताता हूँ आपको। सपोज ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है, यहाँ आपके इनपुट जैसे उधर मेंशन किए हैं। तो ये डायोड जो है ये इजी है बहुत बनाना, आप भी प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह इजीली बन जाएंगे। ये डायोड जो है आपका D2 बना हुआ है, तो बनाने का मेथड बता रहा हूँ। ये D1 है, ये आपका D2 है, ठीक है, और ये इसको आपने क्या किया सेंटर टेप करके यू ग्राउंड कर दिया, ठीक है, और इधर से लोड है, अभी मैं अर्ज करता हूँ, ये लोड है RL, ठीक है RL, ठीक है, और ये भी डेफिनेट बात है ये भी ग्राउंड होगा, आप चाहें इसको भी ग्राउंड कर दें या इस तरह लगा दें, आपकी मर्जी है। इधर तार लगा के इसको भी ग्राउंड कर दिया और ये भी पोर्शन ग्राउंड है, इस तरह लिख दें। मैं डिफरेंट मेथड बताना चाह रहा हूँ, या इसको यूं भी बाज बुक्स में लिखा होता है, ये मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं कि यूं करके यूं भी लिखा होता है, ये भी, और इस तरह ये RL इधर भी लगाई होती है, तो ये भी वही मेथड बन जाता है। डिफरेंट स्टाइल है सर्किट बनाने के, लेकिन बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर मैं इसको यूं लिखता हूँ, मैंने कि अगर लहदा बनाता हूँ, इसको सॉरी इसको अगर कनेक्ट जैसे उसने बनाया ये होगा, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, इस तरह इसको भी ग्राउंड कर दिया, इसको भी ग्राउंड किया है, तो ये RL है भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड का मतलब ये दोनों आपस में अटैच है।
अगर अलहदा अलहदा यूं करके ग्राउंड करेंगे फिर भी ठीक है, या यूं करके इकट्ठा ही मिला दें फिर भी ठीक है, ये मीन्स कि है तो ग्राउंड। तो ये समझाना चाह रहा था कि ये सर्किट डिफरेंट स्टाइल में लिखा जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इन्हीं हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात, फुल वेव रेक्टिफायर की बात की जा रही है कि एक साइकिल के लिए एक डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, और नेक्स्ट साइकिल के लिए नेक्स्ट साइकिल फॉरवर्ड बायस होगा। तो एक वक्त में एक फॉरवर्ड बायस और दूसरा रिवर्स बायस हो जाएगा। अब इफेक्ट ऑफ टर्न्स रेशो, टर्न्स रेशो मतलब कि जो हम डायोड ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स होती हैं। देखिए इसका इफेक्ट क्या है रेक्टिफाई के, देखिए इफ द ट्रांसफर टर्न्स रेशियो इज 1, अब टर्न्स रेशियो 1 का मतलब क्या है कि सेकेंडरी टर्न्स और प्राइमरी टर्न्स सेम है, और हमने ऊपर कंडीशन पढ़ी थी अगर सेकेंडरी टर्न्स NS और प्राइमरी टर्न्स NP अगर इक्वल है, 1 1 है, 2 2 है, जो भी है अगर इक्वल है, तो V सेकेंडरी इज इक्वल टू V प्राइमरी, ये हमने ऊपर पढ़ा था। तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल द हाफ पीक वैल्यू ऑफ द प्राइमरी वोल्टेज, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज फिर होंगे, क्योंकि V सेकेंडरी जो होंगे V प्राइमरी के इक्वल होंगे, तो आउटपुट वोल्टेज हाफ होंगे, तो VS इज इक्वल टू VP/2, और V ऊपर हाफ के लिए और नीचे भी हाफ हाफ हो जाएंगे। जैसे इनके अगर ये दोनों इक्वल है तो VP/2 ऊपर चले जाएंगे और VP/2 नीचे होगा। ये उस केस में होगा जब ये दोनों इनके रेशो सेम होंगे। जैसे ये नीचे भी मेंशन किया, ये देखिए कि VP प्राइमरी और ये नेगेटिव है। अगर आप कहते हैं कि टर्न्स रेशो सेम है, सॉरी, अगर आप कहते हैं टर्न्स रेशियो सेम है, तो फिर V सेकेंडरी जो होंगी वो V प्राइमरी की इक्वल होंगी। इस केस में क्या होगा, V सेकेंडरी क्या होंगी, V सेकेंडरी क्या होंगी, V प्राइमरी के इक्वल होगा। तो फिर जब इसे सेंटर टैप किया, सेंटर टैप का मतलब है कि हाफ सिग्नल ऊपर होंगे, हाफ सिग्नल नीचे होंगे, हाफ सिग्नल ऊपर, तो इसका मतलब है कि V प्राइमरी हाफ ऊपर हो गया, V प्राइमरी हाफ नीचे होंगे, ये एक सिचुएशन जनरेट हो जाएगी। V आउट क्या होगी, अच्छा ये हमने ऊपर जो बात डिस्कस की थी वो आइडियल केस था। आइडियल केस में आपको पता है जब हम आइडियल केस की बात करते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा था कि उसमें बैरियर पोटेंशियल भी कंसीडर नहीं करते और डायनामिक रेजिस्टेंस भी। जब प्रैक्टिकली बात करते हैं तब हम फिर बैरियर पोटेंशियल डिस्कस करते हैं। जैसे सिलिकॉन के लिए -0.7, क्योंकि इधर बैरियर ड्रॉप होगा तो -0.7 आएगा, तो आउटपुट में हमारे पास VP/2 -0.7 मिल जाएगी। अच्छा ये बात होगी कि जब सेकेंडरी वोल्टेज क्या होंगे, सेकेंडरी प्राइमरी टर्न्स सेम होंगे। अब आप बात कर रहे हैं सेटअप ट्रांसफर विद टर्न्स रेशियो 2, यानी कि n इज इक्वल 2 है। इसका मतलब ये है कि अब सेकेंडरी टर्न्स जो है प्राइमरी के मुकाबले में ज्यादा है। तो अब इस केस में क्या होगा, तो फिर इसमें ये डबल है, क्या कहने का सेकेंडरी टर्न्स हाई है प्राइमरी के मुकाबले में, तो फिर हमें ये रेशियो बन जाती है। तो इस केस में क्या होगा, तो डेफिनेट बात है अगर ये रेशियो होगा तो इट मींस के प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी के मुकाबले में दुगने होंगे। मीन के इसमें यूं कह लें कि VS इज इक्वल टू 2VP, ठीक है। और जब सेंटर टैप किया तो ये हाफ हो जाएंगे, क्योंकि VS/2 इज इक्वल टू VP/2, ठीक है। 2 2 से कटेगा तो क्या होगा, VP। तो सेकेंडरी वोल्टेज किसके बराबर होंगे, जो हाफ होंगे वो VP के बराबर आ जाएंगे। तो इसलिए आज से फिर आपके अपर पार्ट में भी VP आएंगे और लोअर पार्ट में भी VP आएंगे। जबकि दूसरे केस जब टर्न्स बराबर होंगी तो हाफ हो जाएगा। तो ये भी आपने याद रखना है, बहुत इजी पॉइंट है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जब आपकी टर्न्स डबल हुई तो डेफिनेट बात है कि आपके आउटपुट वोल्टेज भी डबल हो गए, किसके मुकाबले में, VP के बराबर में। इट मींस के मैंने अर्ज की कि अगर ये VP इधर वोल्टेज है तो V सेकेंडरी जो होंगे VP का डबल होंगे, ये आपने याद रखना है, 2VP। और जब इसको आप सेंटर टैप करें तो दो पार्ट में डिवाइड होंगे, 2VP/2 2VP/2। तो आप इसको यूं लिख लें बेशक, अब एक ही बात 2VP/2 और 2VP/2, तो वो ही VP बन जाएंगे। तो इसका आप इसको समझ सकते हैं। तो और अगर आप प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो 0.7 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, इन एनी केस दैट इज इंपॉर्टेंट, कह रहे कि इन एनी केस द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सेंटर टैप। अब आप ये समझ लें, ये सब पॉइंट का निचोड़ है जो ऊपर पड़ा है। कह रहे कोई भी केस हो, वाया वो आपने अभी बात की हमने कि बेशक वो 1:,
बेशक वो 1:1 है, बेशक 1:1 है, 1:2 है, 2:1 है, वट एवर, कोई भी ट्रांसफार्मर की टर्न्स रेशियो है, यानी कि टर्न्स रेशियो कहते हैं NP/NS, ट्रांसफार्मर की कोई भी रेशियो है तो ये स्टैंडर्ड है। ट्रांसफार्मर की कोई भी रेशियो हो तो इसका कहने का मतलब है कि वी आउट ऑलवेज वी सेकेंडरी ओवर 2 होगा, ये याद रखना। और आप प्रैक्टिकल में -0.7 लाजमी लगेगा। तो आप आइडियल की बात करें तो वी आउट ऑलवेज वी सेकेंडरी ओवर हाफ होगा, ये स्टैंडर्ड आपने याद रखना है। इज इट क्लियर? ये देख आपको समझ आ गई होगी। आगे हम पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करते हैं। हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन इसको समझने की कोशिश की थी। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होते हैं कि पीक इनवर्स वोल्टेज वो होते हैं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि वो वोल्टेज जो डायोड बगैर जले बर्दाश्त कर ले, मीन कि वो बर्न आउट ना हुए, मीन कि वो वोल्टेज जो डायोड को मिलते हैं वो बगैर बर्न हुए बियर कर ले, तो हम इसको पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। अब इसमें समझने की कोशिश करें, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज जब आप एक साइकिल आता है, सपोज आपका ये AC सिग्नल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये ग्रीन जो शो किया है, ये क्या होगा? रिवर्स वोल्टेज होगा। अब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होंगे इसके क्रॉस तो ये डायोड रिवर्स होगा, लेकिन इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि इसके क्रॉस इतने वोल्टेज रिवर्स ना हो कि वो बर्न आउट हो जाए। एनीवे, तो एक वक्त में एक डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, दूसरा डायोड क्या होगा? रिवर्स बायस हो जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि जब ये रिवर्स बायस होगा तो -Vp/2 इधर अप्लाई हो रहे हैं और इधर से घूमकर +Vp/2 ये भी आ रहे हैं, डबल वोल्टेज। देखें ना, आप समझिए प्लीज, इसको ट्राई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखें, जब ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों फॉरवर्ड बायस है तो आगे निकल गए, ठीक है, फॉरवर्ड हो गए, ये करंट आगे निकल गया, यानी कि वीपी सेकेंडरी जो था ये फॉरवर्ड होने की वजह से ये आगे पास हो गया। लेकिन जब रिवर्स बात हुई तो अब क्या हुआ कि जैसे आप टग वार की बात करते हैं, टग वार अगर आपको तो थोड़े में फनी, तो ये आपका एक स्टूडेंट ने धागा रस्सी पे खींची हुई है, ये दूसरे स्टूडेंट है, इसने भी थ्रेड को पकड़ा हुआ, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। अब दोनों ऑपोजिट खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है। अब बताएं कि इस रस्सी के ऊपर डबल पोटेंशियल लग रहा है ना। अब इसी को अगर मैं इसको कहूँ ये डायोड है, देखिए ये -Vp/2 है, इधर अप्लाई हो रहा है, Vp/2 इधर प्लस ये प्लस Vp/2। हम आइडियल की बात करें, Vp/2। अब देखें तो ये प्लस Vp/2 लगा रहा है, ये -Vp, अब डायोड को खींच रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसके क्रॉस हमें डबल पोटेंशियल जनरेट हो गया। तो इनके इसके क्रॉस जो टेंशन जनरेट होगी इन दोनों के सम के बराबर होगी। बात समझने की, अब बात कोशिश करेंगे। इसके क्रॉस पीक इनवर्स वोल्टेज होंगे कि ये जमा ये याद समझना कि डबल हो गए, जबकि इसमें फॉरवर्ड बायस में है तो इनके दोनों एक ही तरफ खींच रहे हैं। कि अगर आप समझें कि ये दोनों वोल्टेज एक ही तरफ जा रहे हैं, एक ही तरफ डायरेक्शन हो, तो फिर वो उस पर डबल पोटेंशियल अप्लाई नहीं होगा। तो फिर पीक इनवर्स वोल्टेज की जो रिलेशन निकलेगी, देखें अब ये मैंने बनाने की कोशिश की थी। देखें पीक इनवर्स वोल्टेज जो बनेंगे Vp सेकेंडरी ओवर हाफ माइनस Vp सेकेंडरी ओवर हाफ, मैंने माइनस में ऑपोजिट है तो ये माइनस इसलिए आ गया, तो ये माइनस 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 प्लस होंगे, ठीक है। तो इसका रिलेशन जो निकलेगा, ये देखो नीचे लिखा हुआ था, ये मैंने इसलिए मेंशन किया ये। तो हाँ, मैं तो आप करेंगे तो ये आपका रिलेशन जो होगा ये आपके पास होगा Vp सेकेंडरी हाफ क्या होगा, ये एलसीएम लेंगे तो आपके पास Vp सेकेंडरी -0.7। पीक इनवर्स वोल्टेज केस में ये निकल आएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश करनी है। इज इट क्लियर? अच्छा, ये हो गया। अब कह रहे हैं कि Vp आउट जो होगा Vp सेकेंडरी माइनस ये होता है, आपको अभी हमने पढ़ा Vp सेकेंडरी -0.7। तो इन दोनों को दोनों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Vp सेकेंडरी क्या होंगे, इधर से आप कैलकुलेट करें, अगर इनके 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो क्या होगा 2 Vp, ये 2 से कटेगा तो 14, तो ये आपका Vp इधर से निकालेंगे तो
2 VP प्लस 1.4। तो इस लिहाज से फिर पीक इनवर्स वोल्टेज जो आएंगे, जो आपके पास हमने वीपी सेकेंडरी निकाला है, वो क्या आएगा 2 VP आउट प्लस 0.7, दैट इज कॉल्ड द पीक इनवर्स वोल्टेज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर में जो सेंटर टैब उसमें कैसे निकलेंगे। तो सेंटर टैब में हाफ वेव रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है 2 VP प्लस 0.7, ये याद रखना है। पीक इनवर्स वोल्टेज ये निकलेंगे, ये आपने अच्छे अंदाज से समझ लेना है। आगे इसकी एप्लीकेशन है, उसमें ये भी आप देखें, शो दैट द वोल्टेज वेवफॉर्म क्रॉस द हाफ वेव सेकेंडरी वाइंडिंग क्रॉस आरएल, ये दे दी है। सिंस सप्लाइड वोल्टेज बाय प्राइमरी वाइंडिंग शो किया है। पीक इनवर्स वोल्टेज मस्ट बी डायोड है। व्हाट मीन पीक इनवर्स वोल्टेज भी कैलकुलेट करना है। ये देखें, आप देखें वीपी, ये वी इन जो है 100 आपका, ठीक है। ये अगर ये सेंटर टैप है तो इसमें देखें रेशियो दी है 2:1, इसका मतलब है सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो प्राइमरी के मुकाबले में हाफ है, ऑलरेडी हाफ है। सबसे पहले आपने वी पी सेकेंडरी निकालना है। पीक वोल्टेज सेकेंडरी क्या फॉर्मूला है, एन ओवर वी प्राइमरी। तो एन क्या आपके पास 1/2 है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू पुट करेंगे तो 50 मीन के 100 है तो इधर का आपको मिलेंगे 50, क्योंकि ये आप फॉर्मूला देखें, ये तो ये डबल है, ये हाफ है, तो इस लिहाज से 50 होगा। तो 50 आगे अगर सेंटर टैब है तो 50 फिर मजीद डिवाइड होगा कि 50 जब डिवाइड होगा तो 25 ऊपर और 25 नीचे, 25 ऊपर और 25 नीचे, ये लिखा हुआ है करके। देयर इज 25 पीक, सॉरी, देयर इज 25 पीक क्रॉस ईच हाफ सेकेंडरी, कि इधर भी 25 होगा, इधर 20, क्योंकि आप दोबारा समझ लें बेटा कि 100 है इधर, ठीक है। इस रेशो के लिहाज से सेकेंडरी वोल्टेज क्या निकलेंगे 50, ठीक है। लेकिन इसको सेंटर टैप किया है तो 50 हो गए, सेंटर टैप के तो 25 ऊपर आएंगे, हाफ और हाफ नीचे हो, इसलिए आज उसने इसे बयान किया। तो ये कंडीशन होगी। तो आउटपुट लोड वोल्टेज क्या होगा 25 लेस देन 0.7 ड्रॉप क्रॉस द डायोड दिस, ये सारी आपने समझ लेनी, बहुत इजी पॉइंट है। अगर पीक इनवर्स वोल्टेज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वीपी 2 VP प्लस 0.7। अब वीपी आउट जो निकला आपके पास वो 224.3। आप प्रैक्टिकल की बात की, अगर आप आइडियल के लिहाज से भी करेंगे तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप भी आपकी मर्जी, तो आपका आंसर ये निकलेगा। इसकी वेव फॉर्म भी इस तरह ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव कर लें। तो आपने ये बात ये याद रखना है बेटा, हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी थी कि टर्न्स रेशियो जो भी हों, टर्न रेशियो जो भी हो, वी आउट जो होगी, वी आउट टर्न रेशियो सेम कोई जो भी है, वी आउट इज ऑलवेज वी सेकेंडरी ओवर 2 माइनस 0.7 प्रैक्टिकल केस में। ये फॉर्मूला याद रखना, टर्न रेशियो टू रेशियो जो भी है, तो आप सिंपली इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसकी वेव फॉर्म भी आपने ड्राई करने आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। इसका रिलेटेड प्रॉब्लम भी है कि पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग टू हैंडल द पीक इनपुट वोल्टेज 160 दे दिए, तो ये अभी आपने करना है। तो ये तक आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर हो गया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। काइंडली इसको अच्छे अंदाज से 2-3 दफ़ा आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह आपका आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आपके दिलो दिमाग को फराख करे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।